सिर्फ 17 दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े चुनावों के नतीजे सामने आ जाएंगे। उन्हीं नतीजों में जीत दर्ज करने के लिए देश के नेता दिन रात रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन उन रैलियों में, उन भाषणों में हो क्या रहा है? कहीं गालियां दी जा रही हैं, कहीं भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं रिश्ते गिनाए जा रहे हैं, तो कहीं चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। हम हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर विकास का मुद्दा कहां खो गया है। कहां खो गया है वो रोड मैप जो राजनेताओं को, जनता को देना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाने से भला क्या ये नहीं है कि वो ये बताएं कि वो जनता का भला कैसे कर सकते हैं। आखिर इस दौर के खत्म होते होते और अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हुए क्यों चुनाव प्रचार इस तरह का होता जा रहा है? हम चर्चा अपने खास मेहमानों से करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका हम परिचय करा देते हैं। बीजेपी नेता विजय गोयल हमारे साथ हैं, मीम अफजल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनोज झा राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं और डॉक्टर मधु गुप्ता राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी की। इन सब से हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे, हम बातचीत करेंगे। लेकिन वो बयान सुन लेने भी अहम है जो नेता दे रहे हैं। वो बयान हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन विजय जी, सबसे पहले आप ही से मैं ये सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनौती की शक्ल में सामने आई थी कि हम भाई कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, यूपीए से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों उन्हें दोबारा जनता सत्ता में लौटने दे। विकास का जो मॉडल, विकास का जो मुद्दा लेकर अब सामने आए थे, वो पता नहीं कहां चला गया। जो हो रहा है रैलियों में वो बस मजाक हो रहा है, कटाक्ष हो रहे हैं। क्या आप एक भी स्टेटमेंट नरेंद्र भाई के दिखा सकते हैं जिसमें आपको ये लगता हो कि उन्होंने कुछ गलत बोला है और विकास की एजेंडे की बात ना की हो? उन्होंने अपने एक एक इंटरव्यू में अपने एजेंडे को क्लियर किया है। जनता जो उनसे प्रश्न जानना चाहती है उन सबके उन्होंने बेबाक होकर उत्तर दिए हैं। ये वो लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, जो सत्ता के अंदर 10 साल तक थे, जिनको अब सत्ता जाती हुई लग रही है। उनको लगता है कि विकास के एजेंडे से हटाकर तू एमए के ऊपर बात को लाया जाए। इसलिए मैं समझता हूं ये काम हमारी तरफ से नहीं हो रहा। और मैं ये समझ सकता हूं कि अब देश को इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए जरूरी है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, एक मजबूत सरकार की जरूरत है। वो अब नरेंद्र भाई दे सकते हैं और उसका माहौल बन रहा है, बन गया है। कुछ लोग उस माहौल को खराब करने में सिर्फ लगे हुए हैं, इसलिए चहुतरफा हमले नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर किए जा रहे हैं। दरअसल विजय जी, नेताओं से अपनी गलतियां कबूलवाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम पहले वो बयान ही सुनवा देते हैं जहां पर इन चीजों का जिक्र होता है। और एक ही पार्टी नहीं बल्कि हर पार्टी इसमें शामिल है। पहले हम ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। सिक्योरिटी, वेदर इट इज न भ्रष्टाचार, न महंगाई, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, अकाली दल की सिर्फ जहर जुबानी के दम पर चुनावी घमासान। कभी ये माँ बेटे को कहीं रास्ते में मिल गया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। कच्चा चबाने से लेकर कसाई तक और जासूसी से लेकर जीजा जी तक देश की जनता के सामने देश के नेता न जाने कौन सी राजनीति का मुद्दा पेश कर रहे हैं। सोचिए, इन तमाम मुद्दों से आपका क्या लेना देना? क्या इनमें से एक भी बात का चुनाव के बाद आपकी जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? जो चुनाव भ्रष्टाचार और महंगाई से लेकर शुरू हुआ था, अब ऐसा लगता है कि वो पूरा प्रचार सिर्फ वाड्रा और अडानी की बहस तक सीमित हो गया है। अगर अडानी ने गड़बड़ की है, सीबीआई को लगाओ अडानी के पीछे। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सीबीआई है, सीबीआई को लगाओ अडानी के पीछे, अरेस्ट करो उसको। वो भी नहीं करेंगे, गालियां देंगे एक दूसरे को। इनकी नीयत खराब है। अगर 49 दिन के अंदर मैं शीला दीक्षित के खिलाफ 5 एफआईआर कर सकता था, मैं अगर मुकेश अंबानी के खिलाफ 49 दिन के अंदर 1 एफआईआर कर सकता था, ये लोग रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 4 महीने में 1 भी एफआईआर नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि क्या वाड्रा और अडानी ही इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है? देश का पूरा भ्रष्टाचार सिर्फ इन दोनों के नाम तक ही सीमित है और जब इनसे भी मन भर जाता है तो एक दूसरे पर निजी हमले शुरू हो जाते हैं। कभी पति पत्नी के रिश्ते, तो कभी जीजा जी का मुद्दा, तो कभी माँ बेटे का मजाक। क्या इन रिश्तों के चीथड़े उड़ाने से देश का विकास हो जाएगा? क्या जनता के मुद्दे इन मुद्दों से छोटे हैं? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब
आज कोई पार्टी नहीं देती, और अगर कोई जवाब आता भी है तो वो राजनीति के स्तर को और नीचे ले जाता है। आज तक ब्यूरो। नफरत। विजय जी के पास हम ये सारे शब्दों को लेकर दोबारा लौटेंगे, लेकिन पहले सारी पार्टियों से हम प्रतिक्रिया ले लें। मीम अफजल जी, क्या कोई फायदा होता है ये सारी चीजें उकेर कर? लोगों को क्या लेना देना है कि आपकी निजी जिंदगियां कैसी हैं? लोगों को यह लेना देना है कि उनकी निजी जिंदगी कैसे होने वाली है इन चुनावों के बाद? ये बात आपकी बहुत सही है, लेकिन अभी विजय गोयल जी कह रहे थे कि हमारे नेता ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। आपने कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। 8-10 महीने पहले जब उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था, उनकी कटाश जब से ही जारी है। बात तो वो डेवलपमेंट की करते थे, विकास की करते थे, लेकिन उनकी तकरीरों में हमेशा एक खास किस्म की कटाश रहती थी। कभी वो नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ होती थी, कभी वो शहजादा कहते थे, कभी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इनडायरेक्टली मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट करने की कोशिश करते थे, कभी वो सिकंदर आजम को पटना पहुंचा देते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। यहां तक कि आपको याद होगा कि उनका ही सबसे पहला बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था खूनी पंजा। मैं समझता हूं कि ये बहुत बर्दाश्त करते करते जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से और भी बयान आता है। मैं अभी आपको 5 लोगों के नाम बताता हूं। विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के अंदर है, विजय गोयल साहब भी दिल्ली के हैं। उन्होंने अभी दिल्ली के चुनाव से पहले ये कहा था कि ओखला के अंदर आतंकवादी रहते हैं, ये आतंकवादियों का अड्डा है, और खुद इनकी पार्टी ने उसको डिनाई किया और हर्षवर्धन जी ने उसके खिलाफ बयान दिया। दूसरा जो प्रभारी हैं इनके उत्तर प्रदेश के, वो जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो पटली से उतर गए। आपको याद होगा, मैं दोहराना नहीं चाहता उन्होंने क्या कहा। मीम अफजल जी, नहीं हमें याद है। तीसरा हमें दरअसल ये लगता है कि आप दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जितनी गलतियां हैं वो ज्यादा याद आती हैं। देखिए, आप मुझे ये बताइए, आपको खूनी पंजा याद रहता है, मौत का सौदागर नहीं याद रहता है? कह रहा हूं कि जब आप इस तरह की कटाश करेंगे, हाँ, जब आप इस देखिए, खूनी सौदागर वाला जो मामला है वो बहुत पहले का है। उसको आप तो आप ही शुरुआत का जिक्र कर रहे हैं ना कि शुरुआत किसने की कोशिश करते हैं। मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस चुनाव में आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने किस चीज से शुरुआत की। ये 6-7 महीने से लगातार इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज ने जवाब देना शुरू किया। चलिए हम आगे बंगाल जाते हैं तो ममता जी के बारे में बोलते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो जयललिता जी के बारे में बोलते हैं। हम आगे चर्चा इस पर करेंगे। मीम अफजल जी, बाकियों से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनोज झा जी, आरजेडी की तरफ से पहले लालू यादव जितनी बार सामने आते थे, उनकी तरफ से जो आरोप लगते थे वो नीतीश कुमार कटघरे में रहते थे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को और जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है आज, हालांकि लालू जी की बातें लोगों को दिलचस्प बहुत लगती हैं, लेकिन इस दफा वोट मांगते हुए ये सारी चीजें जो वो कह गई, आपको लगता है कि वो मर्यादा के दायरे में था? श्वेता जी, मैं एक ना सिर्फ राजद के प्रवक्ता की हैसियत से बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से भी कुछ चीजें मुझको 2 संक्षिप्त टिप्पणी करने दीजिए। सर्वप्रथम तो ये, आप अभी विजय गोयल जी कह रहे थे और आपने भी कहा कि इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। 2 अप्रैल नवादा, मैं भी नवादा में एक रैली में था, हमारी पार्टी की रैली में, और नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने खुलेआम मंच से कहा कि यदुवंशियों के नेता पशुओं के हत्यारों के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। अब इसको सिर्फ नफरत की जुबान नहीं कह सकते हम। ये जुबान बोली ही गई थी कि ध्रुवीकरण हो। ये जुबान विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे के इर्द गिर्द नहीं थी। ये जुबान एक्चुअली अगर यथार्थ में देखें तो नरेंद्र मोदी जी और उनके दल का अगर कोई यूएसपी है तो वो है कि वो दूरियों की सियासत करने के माहिर हैं, और जो दल दूरियों की सियासत करता है उसके लिए बदजुबानी उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूं कि किसी भी दल को यह अधिकार नहीं है कि मर्यादा विहीन टिप्पणियां करें, क्योंकि जो मौलिक मुद्दे हैं, इस चुनाव के मौलिक मुद्दे भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूं, लेकिन मानवता के खिलाफ अपराध सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये उभर करके आ रहा है, और जिससे भाजपा के लोग आहत हैं। मैं समझता हूं कि इसलिए गिरिराज सिंह जी ने जो टिप्पणी की, हम लोग उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में हम गए। अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की,
गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि बाकी सारे लोग जो मोदी जी के विरोधी हैं पाकिस्तान चले जाएं। अटल जी के दौर में, और विजय गोयल जी बहुत नजदीकी संबंध था उनका अटल जी से, 34% लोगों ने सिर्फ वोट किया था भाजपा को। इसका मतलब 66% लोग इस मुल्क से बाहर चले जाएं। और जब वो पाकिस्तान शब्द बोलते हैं भाजपा के लोग, तो सरहद के पार का पाकिस्तान नहीं होता है। कमलेश्वर जी की किताब है कितने पाकिस्तान, ये इस मुल्क में कई टुकड़े, कई घेट्टो पाकिस्तान के नाम पर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में मैं समझता हूं कि एक उपाय है, इलेक्शन कमीशन को बहुत अधिकार देने की आवश्यकता है। वो मखौल लोग उड़ाते हैं और छोटी मोटी रिप्रीमैंड होकर के वो बच जाते हैं। अहम बात आपने की है, इलेक्शन कमीशन को और अधिकार देने की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन को अपना डंडा थोड़ा और जोर से चलाने की जरूरत है। हल्ला बोल में हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि क्या आज की तारीख में चुनाव के नतीजे आने से पहले, या यूं कहें कि निर्णायक दौर चुनाव के जो बाकी हैं, मतदान के जो बाकी हैं, उससे पहले शब्द शैली वादों से अधिक वजनदार हो गई है। डॉक्टर मधु गुप्ता, आपसे मैं पूछना चाहती हूं, हालांकि हम उम्मीदों पर कितने खरे उतरे वो चीजें हटा दें, अखिलेश यादव जिस छवि के साथ आए, युवा विकासशील मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी विकास मॉडल नहीं, विभाजन मॉडल का ही जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, ये पार्टी गांधी और लोहिया की विचारधारा की पार्टी है और विकास की बात करती है। जो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में था हूबहू वो इम्प्रिंट निकाल दिया गया है। और समाजवादी पार्टी बात करती है महंगाई को रोकने की, भ्रष्टाचार को कम करने की, महिला सशक्तिकरण की। हाँ, एक पार्टी है जो गुजरात मॉडल के बारे में शुरू से बताती आ रही है और सारा देश पूछ रहा है कि वो मॉडल कौन सा है। जब जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब ये लगाया गया शायद ये मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया है, क्योंकि ये पार्टी विकास की बात नहीं करती है। तो भाषण में इस तड़के का इस्तेमाल जरूरी है, जवाब नहीं दे पाए हैं। समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा मुद्दों की लड़ाई है। देखिए, ये तो जब पूछा जा रहा है जवाब, और उसका जवाब में ये है कि मॉडल है। अब वो मॉडल भी तो कोई मॉडल पेश करना चाहिए। ये हमारा देश जानना चाहता है कि वो मॉडल कौन सा है, क्योंकि ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं। वो जो मॉडल है वो वही मॉडल है, एक डिवीज़न का, एक सांप्रदायिकता का। क्योंकि हम समाजवादी पार्टी का मानना है कि हम कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक शक्तियों को अलग रखना चाहते हैं, बिकॉज ये सेकुलर पार्टी है। चाहे बलात्कारियों को क्यों ना डिफेंड कर लिया जाए। एक मजबूत देश बने जहां किसान खुशहाल हो, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार। देखिए, जहां तक आप उस बात की बात कर रही हैं, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से लिया गया। इसका मतलब ये है कि जो गुनहगार है उसे बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने गलती नहीं की, जो इनोसेंट है, उसको गलती से भी पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये हम सभी चाहते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन आप जिस भी तरीके से लें, बट बेसिक उसका मतलब यही है। आखिरी 3 दौर का मतदान बचा है, इसीलिए राजनीति के स्तर पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि लोग क्या ठगे हुए महसूस नहीं कर रहे हैं अगर सिर्फ निजी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और उनके अपने मसलों की बातचीत नहीं हो रही है। हमारे साथ विजय गोयल हैं, बीजेपी नेता मनोज झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के मीम अफजल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर मधु गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। विजय गोयल जी, आपने अपनी तरफ से सीधे तौर पर स्पष्ट कह दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें नहीं करती है, दूसरी पार्टियां करती हैं, इसीलिए हम आरोपों का जवाब देते हैं। लेकिन ये बताइए कि शहजादे, मैडम, जीजा जी, इन सारी चीजों से लोगों को क्या लेना देना है? अब अगर रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो आरोप आप बताते हैं वो कितना दिलचस्प कर सकते हैं किसी को? दिलचस्पी इस बात में है कि अगर वाड्रा गलत हैं तो आपकी राजस्थान में सरकार है, आप क्यों नहीं मामला वहां पर दायर कर दे रहे हैं ये आरोप लगाने की जगह? श्वेता, मुझे 1 मिनट का आप समय देना है। 2002 से लेकर 2014 तक 12 साल तक नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की गई, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो सरकार थी, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट था, सुप्रीम कोर्ट था, कोर्ट था, सब तरफ से घेरा। तब किसी को नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर और क्यों उसको घेरा जा रहा है जी। तब आपने क्यों नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट अपना काम करती रहेंगी और उनका फैसला आने दीजिए? और जब अब उनका फैसला हक में भी आ गया, तब भी उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई कसाई कह रहा है, कोई उल्लू कह रहा है, कोई चूहा कह रहा है, कोई समुद्र में डूबने की बात कह रहा है, और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, कोई मौत का सौदागर कह रहा है। ये सब वो लोग कह रहे हैं जो गांधी फैमिली से हैं।
जितना घोटाले हुए उसमें 2G का घोटाला हुआ, राजा के ऊपर इल्जाम आया तो इतनी तड़पन नहीं आई जी। जब कोयला का घोटाला हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ इशारे हुए तो भी गांधी फैमिली इतनी घबराई नहीं, और जब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उन्हीं का MP सुरेश कलमाड़ी फंसे तब भी नहीं घबराए। पर जिस समय वाड्रा जी की करप्शन की बात आ गई उस समय लोग तिलमिला गए और उस समय लोग फील्ड में आ गए। जब इतना कहा गया है कि भाई सोनिया जी जो अध्यक्षा है उनकी पार्टी की, उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो आए और इनकी बातों के जवाब दे दें। पर इस देश में फैशन इस बात का हो गया है कि अगर गांधी फैमिली पे कोई बोलेगा तो ऐसा लगता है कि राजा महाराजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर उन्होंने शहजादा वर्ड इस्तेमाल किया तो एक वर्ड के अंदर सब कुछ नजर आता है कि एक वो व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं है, एक वो व्यक्ति जिसने कभी काम नहीं किया है, एक वो व्यक्ति जिसको पूरी कांग्रेस उठा के प्रधानमंत्री बनाने में लगी है बिना अनुभव के और इस देश के ऊपर बिठाने में लगी हुई है, वो एक शब्द में रिफ्लेक्ट होता है, शहजादा शब्द के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब होता है वंशवाद, नहीं तो बेटा भी कहा जा सकता था। वंशवाद शहजादा से संबंधित है। अब क्या कांग्रेस हमको शब्दों का भी चयन करके देगी और खुद उल्लू, चूहा, समुद्र, कसाई इन शब्दों का इस्तेमाल करेगी? क्या मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर कभी इन शब्दों का इस्तेमाल किया है? मोदी जी ने कहा है ये लोग मुझे मारेंगे जाके। उनको डर है इस बात का कि इन लोगों को इतनी घबराहट है। घबराहट इसलिए है कि अब उनको लगता है कि एक आदमी आ गया है जो डूअर है, जो काम करेगा, जो देश के अंदर विकास करेगा, तो इनको 20-20 साल तक विजय गोयल जी इसीलिए आपने आपसे देखा सबसे होगा पहले मैंने ये छोटी-छोटी पूछा था पार्टी को कि मोदी चले थे विकास मॉडल लेकर, लेकिन लगता है जो बाकी पार्टियां आरोप लगाती हैं उस चक्कर में भटक रहे हैं क्या विकास मॉडल से जी। और इसीलिए मीम अफजल जी आपसे, मनोज झा जी आपसे और डॉक्टर मधु गुप्ता आपसे, तीनों से मैं यह सवाल पूछना चाहती हूं कि जितने भी विरोधी हैं वो अपने भाषणों में, अपने प्रचार में सबसे बड़ा मुद्दा मोदी को क्यों मान रहे हैं? हर प्रचार में चाहे दूसरी चीजों के बारे में जिक्र हो या ना हो, नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष जरूर होते हैं। क्या आपके लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई भ्रष्टाचार से भी बढ़कर? मीम अफजल जी पहले आपसे। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मोदी जी मुद्दा क्यों है, ये बात सबसे पहले आप समझ लें। 9 महीने से हमने देखा जिस तरह जबरदस्त तरीके से उनकी पब्लिसिटी की गई है, जिस तरह से जबरदस्त पैसा खर्च किया गया है, जिस तरह से उनको आज सुबह से शाम तक टीवी चैनल्स पर एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, दूसरे जरियों से दिखाया जा रहा है, जैसे पूरे देश के अंदर होर्डिंग लगाई गई हैं, ये उसका नतीजा है कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिसिटी जो है वो बड़ी कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं है। दम है या नहीं है विकास में, वो तो अलग बात है। अभी बहुत छोटी सी नहीं वो आप उसकी तुलना करेंगी तो 10% भी नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये मुद्दा उठाया था कि ये बड़ी बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमको कहते हैं कि हम चोर हैं, हम लोगों ने देश को लूटा है। हम देखिए कि हम तो चोर हैं, पैसा ये खर्च कर रहे हैं, इनके पास कहां से पैसा आ रहा है कोई आज पूछने वाला नहीं है। चोरों का पैसा कहां चला गया और ये साहूकारों का पैसा किस तरह खर्च हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है अपनी आंखों से। अभी ये बात कह रहे थे शहजादा कहने में क्या बुराई है, शहीदजादा कहने में क्या बुराई है। आपको पता है, आप पूरी अपनी हिस्ट्री उठा करके देख लिए, आपके यहाँ एक भी शहीदजादा या शहीद नहीं निकलेगा आजादी के बाद। ये राहुल गांधी हैं जिनके बाप ने भी शहादत की इस देश के लिए और उनकी दादी ने भी शहादत दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहजादा का लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि वो उनको समझते हैं कि वो कम तजर्बेकार हैं। 10 साल से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चुन करके आते हैं, डेमोक्रेसी है, ये बादशाह नहीं, मुगलों का रूल नहीं है। ये जो आप कटाक्ष करते हैं मोदी जी, निजी आरोप का जहां तक सवाल है, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के ही नेता है जिन्होंने चाय वाले के ऊपर टिप्पणी की थी, तो वो शहादत की बात हो या फिर किसी के बैकग्राउंड की बात हो, एक ही बात आ जाती है निकलकर। मनोज झा जी, क्या अटैक इज द बेस्ट डिफेंस राजनीति में यही चल रहा है कि अगर आप सामने वाले को छोटा साबित कर दें तो आप उससे बड़े हो जाते हैं? चाय वाला होना कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। श्वेता जी, सर्वप्रथम तो ये हम सबको, सारे दल, ये भाजपा पर भी लागू है, मेरे दल पर भी और कांग्रेस को पर भी, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे जब आप कहती है कि मोदी जी के ही बरक्स सारा कुछ क्यों चल रहा है, तो मैं बताऊं ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक विचारधारा भी है। 3/4 की आबादी कहीं ना कहीं, शहरी गरीब हो, ग्रामीण गरीब हो, पिछड़े हो, अकलियत हो, उनके पॉलिटिकल पोस्चरिंग से
खौफ खाती है। जिस व्यक्ति की वजह से गैर बराबरी के सवाल दब जाएं, असमानता के सवाल दब जाएं, क्योंकि उनकी वो स्ट्रैटेजिक जो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स है उसमें गैर बराबरी के लिए कोई जगह नहीं है, पिछड़ों की भागीदारी के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मोदी जी विवाद के केंद्र में है। और अक्सर जब वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं जी जा जी, मैंने उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के डिस्कोर्स को, विमर्श को मोदी जी नीचे ले गए हैं। राहुल जी अभी तक डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और उनको अपनी भाषा पे संयम होना चाहिए। भाषा उपहास का माध्यम नहीं होना चाहिए, भाषा संवाद का माध्यम होना चाहिए। ये बात सही आपने की है, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं राजनेता, यही दिक्कत है। डॉक्टर मधु गुप्ता, आपने अपनी पार्टी की तारीफ में बहुत सारे कसीदे पढ़े थे, लेकिन आजम खान भी आप ही की पार्टी का हिस्सा है जिन पर पाबंदी लगी हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। एक्चुअली श्वेता जी, ये आप जानती हैं भेदभाव हो रहा है। एक पार्टी के कैंडिडेट को एक्सक्यूज कर दिया गया और दूसरे पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो आप जानती ही हैं और देश जानता ही है कि भेदभाव हो रहा है। और जहाँ तक आपने मोदी जी का कहा, वो मीडिया में है, वो भ्रम है, टेलीविज़न में है। कोई ऐसी लहर, कोई ऐसी सुनामी नहीं दिखाई दे रही। लहर की बात ही नहीं की, हम तो ये पूछ रहे हैं कि सब उन्हीं पर आरोप क्यों लगाते हैं। पता चल जाएंगे कि ये लहर, सुनामी कोई है या नहीं। और नहीं, वो इसलिए कि वो विकास के मुद्दे से भटक कर बात करते हैं एक मॉडल की, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि वो मॉडल कौन सा मॉडल है। उसको वो डिटेल में कभी, मतलब खाली एक मॉडल है जिसको कोई जानता ही नहीं कोई ऐसा मॉडल है। तो बेसिकली बात यह है, पीएम कैंडिडेट बनने के बाद दुनिया सुनना चाहती है, देश सुनना चाहता है कि क्या विकास की बातें हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की क्या बात है, महंगाई खत्म करने की क्या बात है, महिलाओं के लिए क्या सशक्तिकरण की बात है, व्यापारियों के लिए क्या है। उस मुद्दों से हटकर बात कुछ और होती है। जबकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि वो विकास में काम करती है और प्रचार प्रसार में आगे नहीं है समाजवादी पार्टी, लेकिन विकास में आगे है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैनिफेस्टो को मैंने पहले भी आपसे कहा बिल्कुल इम्प्रिंट कर दिया गया है और आगे भी आप देखेंगे कि विकास ही मुद्दा होगा। क्योंकि मेट्रो हो या IT सिटी बनाने की बात हो या और भी विकास की जितनी चीज़ें हैं वो मैनिफेस्टो में हैं। किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, और जो रिटायरिंग एज है उसको 65 किया जाएगा। ये सब जितने मुद्दे हैं जो महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, वकीलों सबसे जुड़े हुए हैं, उनको क्रियान्वित किया जाएगा। दरअसल दिक्कत ये है कि ये सारी चीजें कागजों पर रह जाती हैं, जब नेता सामने आते हैं तो उनकी जुबान बदल जाती है, विकास कहीं पर खो जाता है। हम कह रहे हैं जहर जुबानी, बाकी मुद्दे जो हैं वो बेमानी, लेकिन क्या हकीकत है ये राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं। आखिरी का कुछ वक्त बचा है। विजय गोयल जी, आप सबसे छोटे छोटे मैं रिएक्शंस चाहूंगी। विजय गोयल जी, सबसे पहले आपसे, चाहे किसी भी मुद्दे की बात कर ली जाए, मोदी जानते हैं शहजादा बोलेंगे, मैडम बोलूंगा स्टेज पर से तो लोग तालियां खूब बजाएंगे, लेकिन किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है? देखिए, जो मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है वही मुद्दा जनता के बीच के अंदर गया है, और वो है सबसे पहला तो जो यूपीए की 10 साल की सरकार है उसने जिस तरह से देश को लूटा है, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद बढ़ा है, पहला मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा ये है कि मोदी किस तरह से नई इस सरकार को में गुड गवर्नेंस देंगे देश को, और किस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। गुजरात मॉडल और कुछ बात नहीं है, गुजरात मॉडल सिर्फ गवर्नेंस का नाम है। तो अच्छी गवर्नेंस होगी, उसी की बात कर रही है। और मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि छोटी छोटी चीजों को छोड़ना चाहिए, और मोदी जी ने इसीलिए कहा है कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे, कानून अपना काम करेगा। किंतु अगर ये बात आ जाए कि किसी के भ्रष्टाचार के बारे में बात की जाए, थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेना चाहती हूं। मीम अफजल जी, दूसरे की नाकामी या खुद क्या कर सकते हैं वो ज्यादा अहम होने वाला है। अब तो प्रियंका गांधी भी दूसरे की नाकामी ज्यादा दिखा रही हैं मंच से। देखिए, इलेक्शन के अंदर कोई खास बात नहीं है। मोदी जी तो 8 महीने से हमारी नाकामियां गिनवा रहे हैं। अगर हम उनकी नाकामी गिनवाते हैं तो आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते या डेवलपमेंट के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हैं। आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कहा विजय गोयल जी ने छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ये मशवरा उनको मैं जानता हूं कि कोई कबूल नहीं करेगा। उनको सबसे पहले अपने नेता को देना चाहिए। कल ही का एक वाकया उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इलेक्शन के बाद कपिल के शो में आ जाएंगे। लोग हंस रहे थे। मुझे ऐसा लगा वो कपिल खुद बन गए हैं, जरूरत नहीं है उन राहुल गांधी को जाने की।
मेरा ख्याल है वो खुद कपिल का रोल अदा कर रहे हैं जी। तो अगर पब्लिक जलसों के अंदर सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए मोदी जी एंटरटेनर बन के काम कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि देश का मनोज आगे जी, क्या बहुत होगा। छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे कि क्या ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में ये छवि डालेंगी कि ये तो सिर्फ लड़ते रहते हैं, हमारी बात कोई नहीं करता है? उनकी बात करना कब शुरू होगा? अब तो 3 ही दौर बाकी हैं। श्वेता जी, सबसे बड़ी बताओ कि हमारे लीडर से ज्यादा हमारी आवाम जो है वो ज्यादा मैच्योर्ड है और उसका कम से कम मैं बिहार में उनका वोटिंग पैटर्न देख के आया हूं। नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि वो बक रहा हूं जुनू में क्या क्या वो हो रहा है। तो मैं समझता हूं इसको तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए और मोदी जी को सर्वप्रथम इस पर बंदिश अपने पे लगानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। माफ कीजिएगा मधु गुप्ता जी, आपके पास मैं आ नहीं पाई, वक्त इतना ही था हमारे पास। बहुत शुक्रिया।